गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स, जिसको हिंदी में हम लोग रासायनिक गतिकी कहते हैं। अब देखिए, रासायनिक मतलब रासायनिक प्रतिक्रियाएं जो होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसको रासायनिक के रूप में हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। और गतिकी मतलब गति, रासायनिक अभिक्रिया में गति। अब रासायनिक अभिक्रिया में गति के बारे में बात करनी है। जैसे गति के लिए हम लोग चाल के से समझ सकते हैं, चाल क्या होता है उससे समझिए, और चाल के आधार पे आपको गति समझना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को क्या बात करना है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है, किस वेग से रासायनिक अभिक्रिया चल रही होती है। वेग तो आप लोग समझते ही हैं, वेलोसिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। और वेलोसिटी का क्या होता है कि समयांतराल में परिवर्तन, किस में परिवर्तन, तो स्थान में परिवर्तन, यानी कि समयांतराल में स्थान में परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे अभिक्रिया की वेग की बात करें। अब ऐसा तो है नहीं कि अभिक्रिया यहाँ पे संपन्न हो रहा है और वेग का मतलब कि इसके स्थान में परिवर्तन हो, यहाँ से उठ के अभिक्रिया यहाँ चला जाए, ऐसा तो होगा नहीं। जिस बर्तन में अभिक्रिया चल रहा है उसी बर्तन में अभिक्रिया होगी। तो अभिक्रिया में क्या परिवर्तन होने वाला है, अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन क्या होने वाला है, इसको यहाँ पे समझना है। और अभिक्रिया का वेग किसके ऊपर निर्भर करेगा, परिवर्तन। क्या परिवर्तन भाई, तो स्थान में परिवर्तन नहीं, किस में परिवर्तन, सांद्रण में परिवर्तन। कि अभिकारक का कुछ सांद्रण रहा होगा, जब अभिकारक आपस में प्रतिक्रिया कर रहे होंगे तो प्रतिक्रिया के करने के बाद वो किस में बदल रहे होंगे, उत्पाद में। तो अभिकारक जब उत्पाद में बदल रहे होंगे अभिक्रिया करने के समय में, तो उनको कुछ समय लग रहा होगा। ऐसा तो है नहीं कि तुरंत के तुरंत कोई भी अभिकारक जो है वो प्रतिफल में बदल जाए, उत्पाद में बदल जाए। तो उनको अभिकारक को उत्पाद में बदलने में कुछ न कुछ समय लगा होगा। और ये जो कुछ न कुछ समय लगता है अभिकारक के सांद्रण को उत्पाद के सांद्रण में बदलने में, इसी को हम लोग अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो ये जो अध्याय हमारा है, इस अध्याय में हम लोग अभिक्रिया के वेग के बारे में जानने वाले हैं कि कोई भी अभिक्रिया कितने देर में संपन्न होती है। कुछ अभिक्रियाएं तुरंत हो जाती हैं, कुछ अभिक्रिया थोड़ा समय लेता है, और कुछ अभिक्रिया क्या है, काफी समय लेता है। तो ये जो समय अंतराल है, जिस समय अंतराल पे अभिक्रिया संपन्न होती है, उसी को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। और इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक अभिक्रिया का वेग और उस वेग को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के कारक। कि सांद्रण बढ़ा दे तो क्या होगा, तापमान बढ़ा दे तो क्या होगा, दाब बढ़ा दे तो क्या होगा, अगर हम कैटेलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक का उपयोग कर ले तो क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के कारक हो सकते हैं। तो यह जो अध्याय हमारा है रासायनिक गतिकी, इस अध्याय में हमें पढ़ना क्या है, तो अभिक्रिया के वेग और अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के कारकों के बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अभिक्रिया का वेग तथा अभिक्रिया के वेग को अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, उसे रासायनिक गतिकी कहते हैं। तो चलिए, ये हो गया रासायनिक गतिकी, जिसमें हमने क्या किया कि हमने रासायनिक अभिक्रिया के वेग और रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रकार के कारकों के अध्ययन के बारे में अध्ययन करना है यहाँ पे। यानी यही हमारा क्या कहला जाएगा, रासायनिक गतिकी कहला जाएगा। अब देखिए, रासायनिक गतिकी को पढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं।
क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाएं किसके आधार पे, समय अंतराल के आधार पे, कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कम समय लगता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए कि मान लिया जाए हम लोग क्या करते हैं कि दो अभिकारक आपस में मिलाते हैं और ये दो अभिकारक आपस में मिलने के बाद तुरंत उत्पाद में बदल जाते हैं, तो इनको बहुत कम समय लगा, विदिन सेकेंड, यानी कि कुछ ही सेकेंड में क्या हो गया, ये उत्पाद में बदल गया। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए कि आप कली चूना लीजिए, कली चूना को जल में डालिए। जैसे ही आप कली चूना को जल में डालिएगा क्या होगा कि वहाँ पर जल जो है वो खौलने लगता है। यानी कि क्या होता है, वहाँ पे कली चूना को जब हम जल में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण में क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है और ये ऊष्मा क्या करता है, जल को खौला देता है। तो इसको काफ़ी कम समय लग रहा है, तुरंत का तुरंत प्रतिक्रिया हो रही है। तो ये प्रतिक्रिया क्या हो गया भाई, तीव्र गति की प्रतिक्रिया। अब तीव्र गति की प्रतिक्रिया के बाद एक और प्रतिक्रिया होती है जो धीमा रेट से चलता है, धीरे धीरे चलता है, यानी कुछ समय लेगा। जैसे मंद अभिक्रिया की अगर बात करें तो कुछ समय लेगा। जैसे कि हम क्या बोलें कि मान लीजिए आप ऐसा कीजिए कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मिलाइए, मिला के दोनों को गर्म कीजिए, कुछ उत्प्रेरक का भी उपयोग कीजिए, तो क्या होगा कि वो उत्पाद में बदलेगा, यानी कि जल बदलेगा। लेकिन उसको जल में बदलने के लिए क्या होगा, काफ़ी समय लग सकता है, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा कुछ भी समय लग सकता है, यानी कि कुछ मिनटों का समय लग सकता है, यानी कि कुछ न कुछ समय ज़्यादा लिया जा रहा है तीव्र अभिक्रिया के तुलना में, इसलिए मंद अभिक्रिया कहलाएगी। अब इसके बाद अति मंद अभिक्रिया की बात करते हैं। अब देखिए अति मंद अभिक्रिया नाम से नहीं लग रहा है कि बहुत धीरे धीरे चलने वाला अभिक्रिया है, तो बिल्कुल बहुत धीरे धीरे चलने वाला अभिक्रिया है, महीनों सालों लग जाता है इस तरह की अभिक्रिया को संपन्न होने में। जैसे कि अब जंग लगना एक उदाहरण समझिए। जंग लगना में क्या होता है कि जंग लगता है तो क्या 1-2 दिन में लग जाता है। कोई लोहा का सामान नया खरीद के लाते हैं और उसको रखते हैं तो क्या उसमें जंग लग जाता है तुरंत के तुरंत, तो नहीं, जंग तो नहीं लगता है। तो क्या होता है, कुछ समय लगता है, महीना 2 महीना 4 महीना सालों समय लग जाता है। हवा में उसको खुला छोड़ दिया जाता है, धीरे धीरे करके वायु में उपस्थित आर्द्रता को ग्रहण करके वो क्या होता है, आयरन यानी लोहा जो है वो आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है, यानी जंग लग जाता है। तो क्या हो गया, ये अति मंद अभिक्रिया होगी। लेकिन ये तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया किसके ऊपर निर्भर कर रहा है बताइए, समय अंतराल के ऊपर। जिसमें कम समय लग रहा है तुरंत हो जा रहा है, तीव्र अभिक्रिया हो गई भाई, और जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है तो मतलब कुछ ज़्यादा समय लग रहा है तो वो मंद अभिक्रिया हो गई। जिसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है वो क्या हो गया, अति मंद अभिक्रिया हो गई। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को लगने वाले समय, यानी कि अभिकारक को उत्पाद में बदलने में लगने वाले समय के आधार पे 3 भागों में बांटेंगे। तो चलिए हम लोग उसको करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया। और यहाँ पे लिखिए इसको लगने वाले समय के आधार पर। इसको 3 भाग में बांट दीजिए रासायनिक अभिक्रिया को। चलिए बांट देते हैं। पहला लिखते हैं यहाँ पे तीव्र अभिक्रिया। यहाँ पे कुछ इंग्लिश में लिख दिया जाए, केमिकल रिएक्शन। ये तीव्र अभिक्रिया होगा, जिसको इंग्लिश में लिख सकते हैं फास्ट रिएक्शन। चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में, मंद अभिक्रिया के बारे में। उसके बाद अति मंद अभिक्रिया, यानी इसको लिख देंगे वेरी स्लो रिएक्शन, या फिर इसको स्लो रिएक्शन की जगह पे क्या कर दीजिए, माइल्ड रिएक्शन। अब देखिए इन तीनों रिएक्शन को एक एक करके हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले चलिए तीव्र अभिक्रिया को डिफाइन करने के लिए लिखते हैं हम लोग, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया
मृत्यु तुरंत संपन्न होती है उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण इसका लिख लीजिए। देखिए उदाहरण में जैसे बेरियम सल्फेट ले लीजिए, BaSO4 जलीय लीजिए, प्लस इसमें NaCl ले लीजिए और इसको भी जलीय लीजिए। इन दोनों का आपस में अभिक्रिया करा दीजिए तो क्या बन जाएगा, बेरियम क्लोराइड का क्या बन जाएगा, उजला अवक्षेप। और ये क्या बन गया, ये तो रहेंगे आपका NaCl जलीय में। तो ये उजला अवक्षेप कितने देर में बनेगा, तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड को जब मिलाइएगा तो मिलाते के साथ उजला अवक्षेप में बदल जाता है। इसका मतलब कि ये प्रतिक्रिया काफी तीव्र गति से संपन्न हो रही है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, मंद अभिक्रिया के बारे में। तो चलिए मंद अभिक्रिया के बारे में लिख लेते हैं यहाँ पे। तो लिखेंगे इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक को उत्पाद में बदलने में कुछ वक्त लगता है, उसे मंद अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कह दिए हम लोग, मंद अभिक्रिया कह दिए। अब जैसे देखिए इसका उदाहरण देखिए यहाँ पे कि आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया, इसमें आपने क्या कर दिया, आयरन ठोस मिलाया। अब ये क्या होगा कि 1 घंटे के बाद क्या हो जाएगा, ये नीला है और यहाँ पे बन जाएगा FeSO4 जो कैसा हो जाएगा, हरा, ये जलीय हो गया और यहाँ पे कॉपर ठोस अवस्था में बाहर निकल गया। लेकिन यहाँ समय कितना लगेगा, हुआ क्या कि जब कॉपर सल्फेट के नीले रंग के जलीय विलयन में आपने लोहा डाला, आयरन, तो कुछ देर के बाद क्या हुआ कि नीले रंग का कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन इसमें बदल गया हरे रंग में, तो बन गया क्या, फेरस सल्फेट का जलीय विलयन और साथ में कॉपर बाहर निकल गया। लेकिन इस प्रतिक्रिया को संपन्न होने में 1 घंटा लग गया। तो इसका मतलब क्या है, ये मंद गति से हुआ, धीरे धीरे हुआ, इसको संपन्न होने में 1 घंटा का समय लग गया, इसलिए ये कौन सा प्रतिक्रिया कहलाएगा, मंद अभिक्रिया कहलाएगा। अब इसके बाद चलिए बात करते हैं हम लोग अति मंद अभिक्रिया के बारे में। अब अति मंद अभिक्रिया को हम लोग इस प्रकार परिभाषित करें, लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रतिफल में बदलने में काफी ज्यादा समय लगाता है, उसे अति मंद अभिक्रिया कहते हैं। और उदाहरण लिख लीजिए, क्या, लोहा में जंग लगना। चलिए तो हमने क्या किया, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया को 3 भाग में बांट दिया है, तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, मंद रासायनिक अभिक्रिया, अति मंद रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम लोग किस आधार पे बांटे, तीन प्रकार में, तो समय के आधार पे कि किस अभिक्रिया को संपन्न होने में कितना देर लग रहा है, कितना समय लग रहा है, उसके आधार पे हमने रासायनिक अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा है। अतः ये हो गया हमारा 3 प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया। अब चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, अभिक्रिया के वेग के बारे में। अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तो यहाँ पर परिवर्तन
अभिक्रिया के वेग के बारे में हम लोग ऐसा कहेंगे कि जैसे देखिए आपको हम ना ये बताते हैं, वेग के बारे में बताते हैं पहले, उससे समझिए। वेग जिसको वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है ना। वेग समझते हैं। वेग क्या होता है कि समयांतराल में वस्तु का स्थान परिवर्तन, क्या कहलाएगा? वेग कहलाता है ना। यानी कि वेग क्या लिखते हैं? वेग बराबर स्थान में परिवर्तन और उस परिवर्तन में लगा समय, या फिर वेग को क्या कह सकते हैं कि अंतिम स्थान माइनस प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक स्थान बटा में क्या लिखेंगे कि अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय, अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। और आप लोग क्या लिखते हैं? वेग बराबर लिख देते हैं कि डी फाइनल माइनस डी इनिशियल को यहाँ चेंजिंग डी लिखते हैं, और बटा में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल बराबर क्या लिख देते हैं? चेंजिंग टाइम। तो ये वेग होता है। उसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन किसके आधार पे? समयांतराल में, समय बदलने पर अभिकारक और प्रतिफल के सांद्रण में जो परिवर्तन होता है उसी को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बताते हैं आपको कि एक यहाँ पर देखिए वेग कैसे निकालेंगे कि एक स्थान है ए से बी का, और जिसमें ना एक वस्तु, इसकी दूरी है 20 मीटर, और एक वस्तु जो है इसको ए से बी तक पहुंचने में उसको कितना लग गया? 5 सेकंड का समय लग गया। अब वेग कैसे निकालेंगे भाई? तो वेग बराबर समय अंतराल कितना? 20 मीटर, और नहीं, वेग बराबर कितना हो गया? तो स्थान में परिवर्तन 20 मीटर और समय अंतराल कितना हो गया? 5 सेकेंड। तो क्या लिख देंगे? 5 से कट गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया? आपका वेग हो गया। इसी प्रकार से वेग अगर आपको समझ में आता है तो इस वेग के आधार पे हम लोग क्या करेंगे? अभिक्रिया के वेग को परिभाषित करेंगे। पहले अभिक्रिया के वेग को परिभाषित करते हैं, फिर उसको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए अभिक्रिया के वेग को परिभाषित करते हैं। लिखें यहाँ पे अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ऐसे लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्रतिफल, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तथा प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन, सांद्रण में परिवर्तन समयांतराल में, समयांतराल में होने की प्रक्रिया को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। देखिए ये हो गया अभिक्रिया का वेग। तो
तो इस अभिक्रिया को वेग को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखते हैं अभिक्रिया का वेग बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे सांद्रण में परिवर्तन, चाहे वो अभिकारक हो चाहे तो उत्पाद हो। तो सांद्रण में परिवर्तन बटा में क्या लिखेंगे, समयांतराल, और इसको बराबर में क्या लिख सकते हैं कि सांद्रण अंतिम सांद्रण, ऐसे लिखिए सांद्रण परिवर्तन को कैसे लिखेंगे, अंतिम सांद्रण माइनस प्रारंभिक सांद्रण बटा अंतिम सांद्रण माइनस प्रारंभिक सांद्रण बटा में लिखेंगे हम लोग क्या कि अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। ये तो हो गया ऐसे भाई। अब देखिए यहाँ पर अंतिम सांद्रण माइनस प्रारंभिक सांद्रण को अगर आप ऐसे समझें कि मान लिया जाए, माना कि सांद्रण C2 से C1 में बदलता है और इसे बदलने में T2 से T1 समय लगता है। मतलब कि एक सांद्रण C है जिसको C2 से C1 बदलने में T2 से T1 समय लग रहा है। तो यहाँ पर अभिक्रिया का वेग क्या लिखा जाएगा, आप देखिए यहाँ पे अभिक्रिया का वेग बराबर लिख देंगे सांद्रण में परिवर्तन यानी C2 माइनस, माना कि सांद्रण C2 से C1 में बदलता है, यानी कि पहले C2 था फिर C1 में बदल गया, तो फाइनल हो जाएगा यहाँ पे C2 की जगह पे C1 कर दीजिए और C1 की जगह पे C2 कर दीजिए, यहाँ पे T1 कर दीजिए, यहाँ पे T2 कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा कि C2 माइनस C1 बटा T2 माइनस T1। और इसको और आप चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा C बटा डेल्टा T, जहाँ देखिए इसको कहते हैं डेल्टा, जहाँ डेल्टा परिवर्तन को दर्शाता है। तो डेल्टा किसको दर्शा दिया, परिवर्तन को। इसको ध्यान रखिएगा हमेशा, डेल्टा किसको दर्शाता है, परिवर्तन को दर्शाता है। अब देखिए इसको अब लिखेंगे यहाँ पे अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो गया, डेल्टा C बटा डेल्टा T। ये तो हो गया ऐसे, परिवर्तन आपने दर्शा दिया। अब एक बात और दर्शाइएगा यहाँ पे कि सांद्रण को हमेशा बड़ा ब्रैकेट द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि सांद्रण को बड़े ब्रैकेट द्वारा दर्शाया जाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे अभिक्रिया का वेग बराबर परिवर्तन C का ऐसे दर्शाइए और डेल्टा T, ये सांद्रण को दर्शा दिया, यानी कि ये हो गया आपका फाइनल क्या, अभिक्रिया का वेग। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं जहाँ बड़ी ब्रैकेट C बराबर सांद्रण में परिवर्तन। चलिए, तो ये तो हो गया अभिक्रिया का वेग। और इस अभिक्रिया के वेग को हम उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। एक उदाहरण लेंगे और उस उदाहरण के माध्यम से अभिक्रिया के वेग को समझाएंगे। अब देखिए अभिक्रिया के वेग को हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास एक अभिकारक A है जो उत्पाद में बदल गया B में, ठीक है। अभिकारक A किस में बदल गया, उत्पाद B में। अब देखिए ये है क्या आपका है, तो अभिकारक
और ये है आपका क्या, ध्यान दीजिएगा। जब समीकरण शुरू, रासायनिक अभिक्रिया आपकी शुरू होगी, उस समय अभिकारक का सांद्रण सबसे ज्यादा होगा और उत्पाद 0 होगा। धीरे धीरे जब रासायनिक अभिक्रिया बढ़ेगी आगे, समय अंतराल मतलब धीरे धीरे समय बीतेगा, रासायनिक अभिक्रिया बढ़ेगी तो क्या होगा, अभिकारक का सांद्रण घटेगा, उत्पाद का सांद्रण बढ़ेगा। यानी अभिकारक का सांद्रण समय के अनुसार से घटता चला जाएगा और उत्पाद का सांद्रण बढ़ता चला जाएगा। तो अब देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम A के लिए देखिए अभिक्रिया का वेग, सीखिएगा कैसे लिखते हैं अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग A के लिए लिखने जा रहे हैं अभिक्रिया का वेग। कैसे लिखेंगे, तो A के सांद्रण में परिवर्तन, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, A के सांद्रण में परिवर्तन बटा लगा समय। और एक बात और ध्यान दीजिएगा आप कि अभिक्रिया का वेग जब अभिकारक के लिए लिखते हैं तो इस अभिक्रिया के वेग के आगे ऋणात्मक मान लगाते हैं। क्यों ऋणात्मक मान लगाते हैं यह भी हम आपको बताएंगे। और ये आप ध्यान रखिएगा कि अभिकारक के अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, A के सांद्रण में परिवर्तन बटा समयांतराल। तो ये हो गया अभिक्रिया का वेग किसके लिए, A के लिए। अब देखिए लिखते हैं यहाँ पे अभिक्रिया का वेग B के लिए। अब देखिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं अभिक्रिया का वेग B के लिए, तो उसको भी इसी प्रकार से लिखेंगे, B के सांद्रण में परिवर्तन बटा लगा समय। परंतु क्या करेंगे कि यहाँ पर ऋणात्मक मान नहीं लगाएंगे। अब प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि अभिक्रिया में अभिकारक से पहले, अभिकारक के वेग से पहले ऋणात्मक मान क्यों लगाते हैं, जबकि अभिक्रिया में उत्पाद के वेग के आगे, मतलब उत्पाद के अभिक्रिया के वेग के आगे ऋणात्मक आवेश की जगह धनात्मक आवेश क्यों लगता है। अब ऐसे समझिए कि ये जो सांद्रण है, सांद्रण परिवर्तन है अभिकारक का, ये ऋणात्मक मान होता है। क्यों होता है अभी हम समझाते हैं आपको। ऋणात्मक मान होता है और जब ये ऋणात्मक मान होता है तो इस ऋणात्मक मान को धनात्मक मान में बदलने के लिए ऋणात्मक मान से गुणा करना पड़ता है। और कभी भी सांद्रण को हम लोग ऋणात्मक नहीं ले सकते। जैसे कि सोचिए कि कोई एक आदमी है जो कि 10 मतलब मोटरसाइकिल से जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है, वो जा रहा है, तो क्या हम उसको लिख देंगे कि -50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, उसका स्पीड क्या कर देंगे हम लोग, ऋणात्मक ले सकते हैं, नहीं ले सकते। उसी तरह से सांद्रण को हमेशा धनात्मक लेना होता है, सांद्रण को ऋणात्मक नहीं लेना होता है। और जबकि इसका सांद्रण ऋणात्मक है तो इस पूरे सांद्रण को धनात्मक करने के लिए हम ऋणात्मक मान यूज कर रहे हैं। अब देखिए कैसे, तो ऐसे समझिए कि मान लिया जाए शुरुआती समय t बराबर 0 है, यहाँ पर A का सांद्रण मान लिया जाए आप 2 मोल लेकर चलिए, ठीक है, और t बराबर अगर 10 सेकेंड गुजर गया तो कुछ ना कुछ अभिकारक उत्पाद में बदला होगा। और जब अभिकारक उत्पाद में बदला होगा तो क्या हुआ होगा, अभिकारक का सांद्रण घटा होगा, तो इसको मान लीजिए 1 मोल, ठीक है। अब देखिए आप A का सांद्रण पता कीजिए कि मतलब अभिकारक A के सांद्रण में परिवर्तन आपको पता करना है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा भाई कि अभिकारक A का फाइनल सांद्रण माइनस अभिकारक A का इनिशियल सांद्रण, मतलब कि बाद वाला सांद्रण से पहले वाला सांद्रण को घटाइएगा तो 1 मोल से आपने क्या किया, 2 मोल को घटा दिया बाद वाले सांद्रण से पहले वाले सांद्रण को। तो 1 मोल से जब 2 मोल को आपने घटाया तो आपके पास बच क्या गया, -1 मोल। बोलिए सांद्रण ऋणात्मक आ गया ना। तो ऋणात्मक सांद्रण क्या हम लोग लेके चल सकते हैं, नहीं लेके चल सकते हैं। तो इसमें क्या करना होगा, अगर हम माइनस से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जब हम अभिक्रिया का वेग लिखते हैं, किसके लिए, अभिक्रिया का वेग अभिकारक के लिए लिखते हैं, तो वहां पे क्या लगाते हैं, ऋणात्मक मान लगाते हैं। जबकि अभिक्रिया का वेग अगर हम लोग उत्पाद के लिए लिखेंगे तो धनात्मक मान लगाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको पहले हम लिख देते हैं कि अभिक्रिया संपन्न होने में
होने में अभिकारक का सांद्रण घटता है, अतः होने में अभिकारक का सांद्रण घटता है, अतः सांद्रण को धनात्मक रखने के लिए अभिकारक के अभिक्रिया के वेग से पहले ऋणात्मक मान लगाया जाता है। तो अभिक्रिया से वेग से पहले क्या लगाया जाता है? ऋणात्मक मान लगाया जाता है। अब चलिए आते हैं उत्पाद में। अब देखिए यहाँ पर उत्पाद धनात्मक क्यों हुआ? जैसे देखिए T बराबर अगर 0 है तो उत्पाद तो क्या रहेगा? 0 मोल रहेगा, कुछ बनेगा ही नहीं। जब रासायनिक अभिक्रिया शुरू होगी तो क्या होगा? सिर्फ अभिकारक रहेगा, उत्पाद तो कुछ रहेगा नहीं, और जब उत्पाद रहेगा नहीं तो 0 मोल हो गया। अब हो सकता है 10 सेकंड के बाद ये 1 मोल उत्पाद में बदल गया होगा, तो अब ये क्या रहा होगा? 1 मोल बन गया होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर उत्पाद B के सांद्रण में परिवर्तन देख लीजिए आप, सांद्रण में परिवर्तन। अब उत्पाद B के सांद्रण पर परिवर्तन क्या हो जाएगा भाई? तो B फाइनल माइनस B इनिशियल, और देखिए B फाइनल कितना है? 1 मोल, और माइनस B इनिशियल कितना है? 0 मोल, बराबर कितना हो गया? 1 मोल। धनात्मक मान आ गया, और जब धनात्मक मान आ गया तो यहाँ पे ऋणात्मक लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो अतः क्या हो गया? उत्पाद के आगे हमेशा कोई भी ऋणात्मक मान लगाने की जरूरत नहीं है उत्पाद के अभिक्रिया के वेग के आगे, जबकि अभिकारक के अभिक्रिया के वेग के पहले क्या लगाने की जरूरत है? ऋणात्मक मान लगाने की जरूरत है। तो यहाँ पे लिख देते हैं उत्पाद का सांद्रण हमेशा धनात्मक होता है, अतः उत्पाद के अभिक्रिया का वेग लिखने से पहले ऋणात्मक मान की आवश्यकता लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऋणात्मक मान लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तो हो गया अभिक्रिया का वेग कैसे हम लोग लिखते हैं उसके बारे में। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया 2 तरह के होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के अभिक्रिया के वेग लिखने का तरीका क्या होगा, और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के अभिक्रिया का वेग लिखने का प्रक्रिया क्या होगा। अब देखिए अभिक्रिया का वेग की बात हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए रासायनिक गतिकी की बात कर रहे हैं। रासायनिक गतिकी में रासायनिक अभिक्रिया को 2 भाग में बांटिए। एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा हो जाएगा असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो 2 तरह का रासायनिक अभिक्रिया हो गया। कौन कौन सा? एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जिसको कि बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कहते हैं, और एक हो जाएगा आपके पास अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गया, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गया। अब देखिए
बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों के सांद्रण हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैलेंस्ड केमिकल यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि एक रासायनिक समीकरण है A+B और बना दिया C+D। अब देखिए 1 मोल A का है, 1 मोल B का है, 1 मोल C का है, 1 मोल D का है। देखिए यहाँ पे A का 1 मोल और B का 1 मोल दोनों अगर खर्च होंगे तभी C का 1 मोल और D का 1 मोल बनेगा। यानी जितनी मात्रा में अभिकारक खर्च हो रहे हैं उतनी ही मात्रा में उत्पाद बन रहे हैं, इसलिए ये किस तरह का रासायनिक अभिक्रिया हो गया, तो यह हो गया आपका संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। जबकि असंतुलित में देखिए होगा क्या कि 1A है प्लस 2B है, ये बना दिया 3C प्लस 4D। देखिए 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, यहाँ पे 4 मोल है। देखिए ये असंतुलित हो गया, जिसमें कि अभिकारक के मोलों की संख्या से ज्यादा है उत्पाद के मोलों की संख्या, यानी दोनों बराबर है नहीं। अभिकारक का सांद्रण और उत्पाद का सांद्रण अलग अलग है, इसलिए ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो हम लोग यहाँ पे पहले संतुलित रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया का वेग लिखना सीखेंगे, उसके बाद फिर असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया के अभिक्रिया का वेग लिखना सीखेंगे। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं इसका, एक एक करके सबका अभिक्रिया का वेग लिखेंगे और उसके बाद फिर उसको एक साथ लेके आएंगे। तो चलिए देखिए अभिकारक A, देखिए अभिकारक A के लिए अभिक्रिया का वेग, तो अभिकारक A के लिए अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, तो चलिए देखिए अभिकारक है इसलिए ऋणात्मक मान और A के सांद्रण में परिवर्तन बटा समयांतराल, ये हो गया A के लिए। अभिकारक A के लिए अभिक्रिया का वेग उसी तरह से लिखिए अभिकारक B के लिए अभिक्रिया का वेग, तो कैसे लिखेंगे, ऋणात्मक मान सांद्रण B के सांद्रण में परिवर्तन बटा समयांतराल। उसी तरह से चलिए अब लिखेंगे उत्पाद C के लिए अभिक्रिया का वेग, तो कैसे लिखेंगे, इसमें धनात्मक मान होगा, ऋणात्मक मान लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उत्पाद है। तो उत्पाद में क्या लिखेंगे कि C के सांद्रण में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, और यहाँ पे लिखेंगे उत्पाद D के लिए अभिक्रिया का वेग। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो धनात्मक मान D के सांद्रण में परिवर्तन बटा समयांतराल। अब देखिए इन सबों को एक साथ लेके आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया का वेग। देखिए ये जो रासायनिक समीकरण है ना, इसके अभिक्रिया का वेग लिखेंगे, सबको एक साथ लाएंगे। तो क्या क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखिए माइनस डेल्टा A बटा डेल्टा T बराबर माइनस डेल्टा B बटा डेल्टा T बराबर डेल्टा C बटा डेल्टा T बराबर डेल्टा D बटा डेल्टा T। अब आप सोच रहे होंगे सबको एक साथ क्यों लेके आए, देखिए बताते हैं। रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण में होता क्या है, क्योंकि सबका मान एक समान है अतः सबका अभिक्रिया का वेग एक जैसा होगा। इन दोनों का सांद्रण में कमी आते चला जाएगा, इन दोनों के सांद्रण में वृद्धि होता चला जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपको इसमें से किसी एक अभिकारक या सांद्रण के अभिक्रिया का वेग अगर आपको पता चल जाए तो आप इससे सभी के अभिक्रिया का वेग का मान निकाल सकते हैं। कैसे, उसको हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, नोट में लिखेंगे यदि, ऐसे लिखिएगा संतुलित रासायनिक समीकरण में, संतुलित
संतुलित रासायनिक समीकरण में यदि किसी एक अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण के अभिक्रिया का वेग का ज्ञात हो जाए तो सभी अभिकारक तथा उत्पाद की अभिक्रिया के वेग का निर्धारण संभव है। तो चलिए, इस प्रकार से हम लोग संतुलित रासायनिक समय अभिक्रिया का वेग मतलब समीकरण के अभिक्रिया का वेग निकालना सीखे हैं हम लोग। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि अगर किसी एक का मान हमें पता है तो सभी का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग अभिक्रिया के वेग को लिखने के लिए सीखना प्रारंभ कीजिए कि कैसे आप अभिक्रिया के वेग को लिख सकते हैं। कल और उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे, तब जाके आपको असंतुलित रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया के वेग को लिखना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण की अभिक्रिया का वेग लिखना सीखेंगे कल उदाहरण के माध्यम से, फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण के अभिक्रिया को वेग को हम लोग लिखना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसको ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, जहाँ कहीं आपको अगर नहीं समझ में आता वहाँ पे आप कमेंट कीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।